नमस्कार, मैं हूं रवि खेंत्रा। एचएनएम पर न्यूज स्पेशल देख रहे हैं आप। और बड़ी खबर आपको देहरादून से बता देते हैं और इससे शुरुआत भी करते हैं। भिक्षावृत्ति को लेकर डीएम सविन बंसल का ऐलान आया है। मुझे जिले में एक भी बच्चा भिक्षावृत्ति करता न दिखे। उन्होंने कहा, भिक्षा नहीं शिक्षा है जरूरी। CWC, आश्रय ट्रस्ट और समाजसेवी संगठनों ने सराहना की इस बात की। बच्चों को इंसेंटिव केयर सेंटर में दिया जाएगा प्रवेश। पाश्चात्य स्कूलों की भांति कराई जाएगी शिक्षा मुहैया। रेस्क्यू अभियान चलाकर भिक्षावृत्ति की तोड़ेंगे साइकिलिंग। भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए मोबाइल यूनिट बढ़ाई जाएगी, ये डीएम ने कहा है, जो हम आपको बता रहे हैं। तो पाश्चात्य स्कूलों की भांति कराई जाएगी शिक्षा मुहैया। तो यहाँ पर जिस तरीके से भिक्षावृत्ति को लेकर अब देहरादून के नवनियुक्त जिलाधिकारी काफ़ी सख्त दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भिक्षावृत्ति रोकनी चाहिए और इसके लिए मोबाइल यूनिट की भी व्यवस्था करें। तो भिक्षावृत्ति को लेकर देहरादून के डीएम सविन बंसल ने ये आदेश जारी किए हैं। मुझे ज़िले में एक भी बच्चा भिक्षावृत्ति करता ना दिखे, साफ तौर पर कहा है। उन्होंने कहा है कि इससे जुड़े हुए सभी जो संस्थाएं जो इस पर काम करती हैं वो गहनता से इस पर काम करें और भिक्षावृत्ति को दूर करें। CWC, आश्रय ट्रस्ट और समाजसेवी संगठनों ने डीएम की इस बात की सराहना की है। तो बच्चों को इंटेंसिव केयर सेंटर में प्रवेश दिया जाएगा। जो ऐसे बच्चे हैं जो भिक्षावृत्ति में लिप्त हैं, उनको यहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा और उनके लिए अच्छी शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। जितना बेहतर हो सकता है वो शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। और भिक्षावृत्ति की जो साइकिलिंग है, जो लगातार चेन बनती जा रही है, इसको एक अभियान के तहत तोड़ने की बात भी जिलाधिकारी सविन बंसल ने की। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, जो जिलाधिकारी ने ये निर्देश दिए हैं, ऐसा पहली बार नहीं है जब भिक्षावृत्ति को लेकर किसी अधिकारी ने ऐसा कहा हो। लेकिन चलिए ठीक है, नवनियुक्त डीएम है, उन्होंने भी अपने स्तर पर इस बात की शुरुआत की। क्या लगता है, क्या निर्देश है और कितना असर देखने को मिलेगा? अरुण सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, हम अपने संवाददाता के साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। तो आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है देहरादून में। इससे पहले भी कई यहाँ पर IPS अधिकारी इस बात को कह चुके हैं कि भिक्षावृत्ति को हमें दूर करना है, लेकिन इस समय जिलाधिकारी ने कहा है। इससे पहले पुलिस के IPS अधिकारी कहते थे। देखना ये होगा कि कितना वक्त इसको दूर करने में लगेगा। क्या वाकई में देहरादून की सड़कों पर अब भिक्षावृत्ति में बच्चे लिप्त नहीं पाए जाएंगे? इससे पहले भी ऐसे बड़े बड़े दावे हुए हैं, लेकिन नवनियुक्त डीएम है, उन्होंने भाई बेड़ा उठाया इस बात का कि भिक्षावृत्ति से बच्चों को दूर किया जाएगा। अब देखना होगा अपने इस प्रयास में कितना सफल होते हैं, लेकिन अच्छी बात है, कम से कम उन्होंने इस बात की शुरुआत की अपने स्तर से। हालांकि इससे पहले भी इन तमाम चीज़ों का जिक्र कई अधिकारी कर चुके हैं। बाद में ढाक के 3 पात देहरादून में देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से भिक्षावृत्ति को लेकर डीएम सविन बंसल ने ये बेड़ा उठाया। अब देखना ये है कि क्या वाकई में अब देहरादून की सड़कों पर भिक्षावृत्ति शून्य हो जाएगी? क्या भिक्षावृत्ति में जो बच्चे लिप्त हैं उनको अच्छे स्कूलों में शिक्षा मुहैया कराएगा जिला प्रशासन? क्या ऐसे बच्चों की ज़िंदगी में सुधार आ पाएगा? क्या ऐसे बच्चे भिक्षावृत्ति को छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे? ये तमाम सवाल है। देखना होगा कि सविन बंसल की मुहिम कहाँ तक रंग लाती है। अभी हाल ही में जिलाधिकारी का चार्ज संभाला, उसके बाद भिक्षावृत्ति को लेकर बड़ा ऐलान किया है। हमारे संवाददाता अरुण सैनी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गया। अरुण, आवाज आ रही है आपको? जी। भिक्षावृत्ति को लेकर डीएम ने एक ऐलान किया कि भिक्षावृत्ति में एक भी बच्चा संलिप्त ना हो। इससे पहले भी इस तरीके कई ऐलान राजधानी देहरादून में हमने देखे हैं। इस बार क्या लगता है? जी रवि, बिल्कुल देखिए, नवनियुक्त डीएम बने हैं सविन बंसल, और ऐसे में सविन बंसल जो डीएम अभी नवनियुक्त हैं वो लगातार एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। चाहे लगातार अस्पतालों का जायजा वो ले रहे हैं। कोरोनेशन अस्पताल का उन्होंने जायजा लिया, वहाँ पर व्यवस्थाएं जानी। इसी तरीके से नगर निगम में वो पहुँचे, वहाँ पर भी उन्होंने तमाम व्यवस्थाएं जाँची। इसी तरीके से अन्य विभागों में भी औचक निरीक्षण लगातार कर रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने भिक्षावृत्ति को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से अगर देहरादून की राजधानी की बात की जाए तो जगहों जगहों पर कहीं इसी प्रकार की जो है देखने को मिलता है। बच्चे छोटे छोटे जो हैं 6 साल के या 10 साल के, 12 साल के, इस तरीके से बच्चे जो है वो भिक्षावृत्ति की तरफ लगातार जो है वो जा रहे हैं। और ऐसे में सड़कों पर, चाहे ISBT की हम बात करें, सबसे अधिक जो है ISBT पर इसी प्रकार से बच्चे जो है वो भिक्षावृत्ति में देखने को मिलते हैं और लगातार जो है इसी तरीके से देखने को मिलता है, चाहे घंटा घर की बात हो या अन्य क्षेत्रों में। तो ऐसे में डीएम ने इससे पहले भी जो डीएम आए हैं उन्होंने भी इसको लेकर मुहिम चलाई है। SSP के द्वारा भी मुहिम इसको लेकर चलाई गई और लगातार ये मुहिम चल रही है।
लेकिन ऐसे में इस पर जो कार्य हुए हैं जरूर उसमें भिक्षावृत्ति को लेकर जरूर कम देखी गई है। जिस तरीके से जब मुहिम चली है, तो ऐसे में अब नियुक्त डीएम सविन बंसल ने भी ये मुहिम चलाई और उन्होंने कहा है कि कोई भी बच्चा जो है भिक्षावृत्ति की तरफ ना जाए, इसको लेकर एक मुहिम चलानी होगी और इसको लेकर तमाम कैंपेन भी चलाने होंगे और लोगों को जागरूक भी किया जाएगा और इन बच्चों के लिए व्यवस्थाएं भी की जाएगी ताकि बच्चे जो है भिक्षावृत्ति की तरफ ना जाए, वो पढ़ाई करें, अपने पढ़ाई शिक्षा पाएं इस तरीके से जो है। तो ऐसे में डीएम की मुहिम ये बड़े पैमाने पर चल रही है और आगे की ये मुहिम कितना रंग लाती है देहरादून में जो भिक्षावृत्ति की अरुण, तरफ बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि ये मुहिम है, देखना होगा कितने रंग लाती है। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थनगर के भनवापुर ब्लॉक स्थित एक स्कूल में विभागीय जांच के दौरान 8 शिक्षकों के फर्जी दस्तावेज के सहारे नौकरी पाने का मामला सामने आ गया। विभागीय जांच में अब मामले सामने आया तो सभी 8 शिक्षक स्कूल छोड़कर फरार हो गए। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि आरोपी शिक्षकों के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया गया है। उन्होंने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी ने ना तो सूची से मिलान किया और ना ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से शिक्षकों के डॉक्यूमेंट्स का मिलान। इस लापरवाही के चलते खंड शिक्षा अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। तो 36 के अलावा 8 और शिक्षक ऐसे हैं जो जिनको ना तो जिनकी काउंसलिंग हुई थी, ना जिनकी नियुक्ति हुई थी, ना उनको नियुक्ति पत्र जारी किया गया था, लेकिन जाकर के वो विद्यालय में सीधे ज्वाइन कर लिए। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं खंड शिक्षा अधिकारी की लापरवाही है, उनको सूची से मिलान करना चाहिए था, उसके बाद ज्वाइन करना चाहिए था। प्रकरण संज्ञान में आया, उसके बाद पूरे जनपद में जितने 314 टीचर नियुक्त हुए थे उनका पूरा मिलान किया गया। सभी ब्लॉकों के खंड शिक्षा अधिकारी और लेखाकार बुलाया गया, सारी फाइलों का मिलान किया गया और किसी ब्लॉक में कोई गड़बड़ी नहीं मिली। लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी भनवापुर की लापरवाही के कारण 8 फर्जी टीचर्स ज्वाइन कर लिए थे। वो वर्तमान में सब जांच के दौरान ही उनको जानकारी हो गई, वो भाग गए, विद्यालय नहीं आ रहे हैं, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है और खंड शिक्षा अधिकारी के निलंबन के लिए शिक्षा निदेशक को किया जा रहा है। अधिक जानकारी लेते हैं इसी बात पर। श्याम सुंदर शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। श्याम सुंदर, जिस तरीके से ये बात सामने आई कि 8 शिक्षक और 8 के कागजात नकली, डॉक्यूमेंट्स फर्जी और अब फरार हो गए, कितनी बड़ी लापरवाही है? जी, कहीं ना कहीं देखिए सिद्धार्थनगर में ये बड़ी लापरवाही सामने आई है कि जिस तरीके से 8 शिक्षक हैं और 8 शिक्षक पूरी तरह से फर्जी है और वो उनको जब ये जानकारी लगती है कि संबंधित अधिकारी को इस चीज का पता चला है तो वो कहीं ना कहीं स्कूल छोड़कर फरार हो जाते हैं। और वहीं लगातार जो इस तरीके से बेसिक शिक्षा अधिकारी है उन्होंने बयान दिया है कि जो लापरवाही हुई है उसमें कार्रवाई की जाएगी। उसमें खंड शिक्षा अधिकारी की भी लापरवाही सामने बता रहे हैं कि उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, सोचने वाली बात है कि आखिर जब वो शिक्षक 8 शिक्षक जो हैं तो वो जब से बेसिक शिक्षक कार्यालय से आते हैं तो कहीं ना कहीं या वहां से जब नहीं आए तो लिस्ट इनके पास नहीं थी, ये सब जांच का विषय है। वहीं जब फोन के माध्यम से खंड शिक्षा अधिकारी से बात किया गया तो उन्होंने कहा कि इसमें जिस तरीके से हमें प्रथम दृष्टिया जब पता चला तो मैंने तुरंत अपने सीनियर से बात करके और थाने में मुकदमा दर्ज कराया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब हमको ये लिस्ट जब पता चला 36 लोगों की नियुक्ति होना था, लेकिन जिसमें 44 लोगों ने पीआरसी पे नियुक्ति के आदेश किया और जाकर वो नियुक्ति हुए। 44 लोग, जब लिस्ट इनको मिलती है खंड शिक्षा अधिकारी को तो 36 लोगों का नाम मिलने के बाद 8 लोगों को चिन्हित किया जाता कि आखिर कौन कौन ऐसे 8 लोग हैं जो पूरी तरह से फर्जी है और आकर विद्यालय में अपना ज्वाइन कर रहे हैं पदभार। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो खंड शिक्षा अधिकारी अपना आदेश सभी प्रधानाध्यापकों को जारी करते हैं उस पर फिर तुरंत रोक लगा देते हैं कि किसी का भी ज्वाइनिंग नहीं होगा। जांच में कहीं ना कहीं जब वो शिक्षक भागते हैं तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जाता है, लेकिन ये सब जांच का विषय है। लेकिन बेसिक शिक्षा अधिकारी ने निदेशक लखनऊ को भी बेसिक जो खंड शिक्षा अधिकारी के ऊपर कार्रवाई निलंबित के लिए बिल्कुल, और देखना होगा कि अब आगे क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया श्याम, तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। उन्नाव के गंगा घाट नगर पालिका क्षेत्र में कई मोहल्ले वासी नर्क जैसा जीवन जीने को मजबूर हैं। यहाँ सालों से सड़क, पानी, हाउस टैक्स के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। यहाँ की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। करोड़ों की लागत से कराए गए विकास की तस्वीरें सरकार की सरकारी मशीनरी पर सवाल खड़ा कर रही हैं।
इधर देख के गंगा घाट सुविधा का आप खुद देख रहे हैं कि क्या पोजीशन है, क्या सिचुएशन है। हम लोग यहाँ जानवर तो रहते हैं, इंसान तो रहते नहीं, क्योंकि इस जगह पर इंसान अगर यहाँ बाहर के कोई आदमी अगर आके घुस जाए तो दोबारा वो सोचता है कि हम किस रास्ते से निकले। उसके पास रास्ता नहीं होता, दिशा नहीं होता कि हम किस रास्ते से निकले। नगर पालिका की तरफ से क्या सुविधाएं मिल रही हैं आपको? यहाँ एक रत्ती भर कोई सुविधा नहीं है अब तक के, और नगर पालिका को यही सुविधा क्या मतलब उसको अपना चार्जेस लेना है। हाउस टैक्स रसीद पहले आ जाएंगी, उसको नोट मामला जो है नोट से संबंधित जो है उसको पहले चाहिए। अभी तक हम यहाँ 15 साल से रह रहे हैं, कोई सुविधाएं नहीं मिली है अभी तक। और यहाँ पानी देख रहे हैं आप, पक्का से भरा हुआ है। यही रोड में आगे जा रहे हैं, मलेरिया हो रही है, डेंगू हो रहे हैं, यही सब है। सब लोग बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। आपने लगभग कितनी बार शिकायत किया? शिकायत वहाँ 7:15 को किया है, चेयरमैन भी आके देख गए हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। नगर पालिका की तरफ से कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है। हम लोग हाउस टैक्स भी भरते हैं और कई बार शिकायतें भी की हम लोग, लेकिन हम लोगों की शिकायतों को अनदेखा किया जाता है, कोई काम नहीं हो रहा। नगर पालिका उच्च अधिकारी से या डीएम की बात करें या चेयरमैन की बात करें, आपने कोई सुनवाई नहीं होती। हम लोग जाते हैं, वापस लौट आते हैं। इसी पर अधिक जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जिस तरीके से यहाँ पर दिक्कतें हैं, तस्वीरें भी साफ तौर पर बता रही हैं कि करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन बावजूद समस्या जस की तस है। अविनाश कुमार, अभी क्या अपडेट है? अधिकारियों का, जिम्मेदारों का इस पर क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल आपको बता दें, उन्नाव के नगर पालिका गंगा घाट क्षेत्र में जो लोग हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से नर्कीली जगह से जीवन कैसे लोग जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नगर पालिका गंगा घाट की बात किया जाए या जिम्मेदार अधिकारियों की बात किया जाए, करोड़ों रुपए पास हुए थे। पूर्व चेयरमैन रंजना गुप्ता रही है डकार गई, लेकिन कहीं ना कहीं 1.5 किलोमीटर के अंदर शुक्लागंज बना हुआ है जिसमें पैसा नहीं लगाया गया। अगर कहीं ना कहीं पैसा लगाया जाता तो जो उत्तर प्रदेश सरकार के सूबे के मुखिया जो कहते हैं कि हमारे कार्यकाल में विकास की गंगा बह रही है, अगर वाकई में अगर ये पैसा नगर पालिका के चेयरमैन लगाते आज विकास की गंगा बह रही होती। मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं आप, तो किस तरह से लोग निकल रहे हैं ये नर्कीली जगह से। कहीं ना कहीं देखा जाए जो अभी हाल ही में नए चेयरमैन बनाए गई हैं, कोमोदी पांडे जी बनाई गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके तरफ से भी लोग जो शिकायत लेकर जाते हैं, लेकिन उनसे भी शिकायत सुनकर उनको लोगों को चंता कर दिया जाता है। लेकिन नगर पालिका की बात करें तो कार्य के नाम से नगर पालिका गंगा घाट जीरो साबित होता है यहाँ पर। जी अभी जब आप पूछते हैं कि यहाँ पर जो काम होना चाहिए ये काम क्यों नहीं किया जा रहा है, जो करोड़ों रुपए खर्च होने की बात होती है, क्वालिटी नहीं आई, हालात जस के तस बने हुए, तो अधिकारियों का क्या इस पर रवैया होता है, क्या सफाई होती है? अगर हम नगर पालिका ईओ गंगा घाट की बात करें मुकेश कुमार जी, उनसे इस मामले में बात किया गया कि लोगों की जो जन समस्याएं हैं यहाँ पे, लोगों का कहना है कि साफ सफाई नहीं है, नालियां नहीं, बच्चे स्कूल जाते हैं, पैदल जाते हैं, जूते उतार के जाते हैं, गिर भी जाते हैं, और शाम के समय यहाँ डेंगू मलेरिया जैसे मान लीजिए मच्छर नहीं रहने दे रहे, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां फैल रही हैं। इनका जो अधिकारी हैं और इनसे साफ सत्र में अगर साफ शुद्ध में बात किया जाए तो जो अधिकारियों का कहना है इनका रटा रटाया एक जुमला है। बिल्कुल आपने सही कहा कि अधिकारियों का एक रटा रटाया जवाब होता है कि हम इस पर काम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। रामपुर में आत्मगौरव के बोध से हमेशा दमकने वाले गांव कल्याणपुर के ग्रामीणों के चेहरे शनिवार को मुरझाए और बोझिल नजर आए। कारण, जिस गांव का नाम जिले में हमेशा मिसाल के तौर पर लिया जाता रहा, आज़ादी के बाद पहली बार उस गांव का नाम पुलिस के रजिस्टर में दर्ज हुआ है। ग्रामीण इसी बात से निराश हैं कि 75 वर्षीय ग्रामीण अहमद नबी दुखी मन से बताते हैं कि आज़ादी के बाद पहली बार चोरी की एक घटना से हमारे गांव से अपराध मुक्त होने का तगमा छिन गया। रामपुर नैनीताल हाईवे से करीब 1.5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कल्याणपुर में करीब 300 की आबादी है। रामपुर में कई बार सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी, पर इस गांव को लेकर अधिकारी हमेशा बेफिक्र रहे। कानून व्यवस्था के नाम पर वे इस गांव की मिसाल दिया करते थे। जब से चोरी हुई है पूरा गांव डर चुका है और रातों को कोई सो नहीं पा रहा है सुकून से। ये सुबह जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो भी डर चुके हैं, स्कूल भी जाना अच्छा नहीं समझ रहे हो क्योंकि डर चुके हैं चोरों से।
चाहिए आपके गांव की और विकास की स्थिति क्या? जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है हमारे गांव के जो विकास हुआ है। रोड बिल्कुल खराब हो चुके हैं, बरसात में निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है सही। अरे सर बहुत ज़्यादा परेशान है, लोग सो नहीं रहे हैं रातों को, ये समझ लो। कभी ऐसा हुआ नहीं है, तो पहले तो बेफिक्री से सो जाते थे लोग, अब तो सो नहीं पा रहे होंगे, रातों को पूरी पूरी रात जगना पड़ रहा है। बच्चे डरे हुए हैं बिल्कुल, ये समझ लीजिए आप। रातों को सो नहीं पा रहे हैं, बच्चे डरे हुए हैं। खाना भी कहते हैं कि सो के और एकदम खाना खाया और कहते हैं इतने लेट जाते थे, अब नहीं लेट पा रहे हैं। कैसा माहौल है? बहुत डरावना माहौल है, लोग बच्चे बहुत दिक्कत कर रहे हैं। बाहर को नहीं जा पा रहे हैं लोग, बच्चे जान नहीं दे रहे हैं माँ बापों को, क्या यहीं पे रहो आप। जो बाहर काम करने जाते थे लोग, वो जान नहीं दे रहे हैं बच्चे। जनपद रामपुर ग्राम पंचायत भोट क्षेत्र में एक गांव पड़ता है कल्याणपुर, जहां आजादी के बाद से लेकर अब तक कोई मुकदमा कानून की डायरी में दर्ज नहीं हुआ है। लेकिन हाल ही में पूर्व में एक चोरी हुई थी, जिसको लेकर गांव में एक धब्बा लगा है। कानून की डायरी में वो मुकदमा दर्ज हुआ है। हालांकि रामपुर पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र जी हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, गाँव के लोग इस चीज को लेकर बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं। गाँव वालों के पास गए थे, वो बोल रहे हैं कि गाँव छोड़ने को मजबूर हैं सिर्फ एक मुकदमे को लेकर। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये जानकारी मिली थी कि ग्राम कल्याणपुर से संबंधित कोई भी अभियुक्त थाने पर पंजीकृत नहीं है और एक चोरी की घटना हुई। हमारे द्वारा शीघ्र पंजीकरण किया गया और पूरी टीम को लगा करके घटना का अनावरण किया गया, अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, माल भी बरामद किया गया और प्रभारी निरीक्षक भोट क्षेत्राधिकारी बिलासपुर को निर्देशित किया गया है कि गाँव वालों के साथ एक बैठक करें। बैठक में गाँव वालों के साथ उनकी समस्याओं के साथ साथ उन्हें सुरक्षा का भी भरोसा दिया जाएगा। सर, गाँव वासियों का ये भी कहना है कि अभी ऐसा नहीं हुआ और अचानक थाना भोट क्षेत्र में चोरी की घटनाएं जैसी सामने निकल कर आ रही है। अब इस गांव को भी टारगेट किया गया है, तो उसको लेकर वो पुलिस के लिए भी कह रहे हैं कि अगर शायद पहले की घटनाएं रुक जाती तो ये गांव में नौबत नहीं आती। देखिए, जो थाना क्षेत्र भोट में चोरियां हुई हैं, चोरियों का अनावरण भी किया गया, माल भी बरामद हुए हैं, साथ ही साथ अभियुक्त की गिरफ्तारी भी की गई है और हमारे द्वारा नाइट पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जो पूर्व में इस तरह की घटनाओं में लिप्त हुए हैं, उनकी भी निगरानी की जा रही है। तो सर, उस परिवार के लिए क्या कुछ कहना रहेगा? उनके यहाँ शादी का माहौल था, हालांकि कुछ पैसे और जोड़ ली गई, तो अब वो परेशान, पूरा गाँव के साथ साथ वो परिवार भी बहुत चिंतित में है। देखिए, स्वाभाविक है, किंतु हमारे द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई और माल भी बरामद किया गया है। इसके अतिरिक्त और भी कोई चीज होगा तो हमारे द्वारा विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो रामपुर पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र जी का कहना है कि हालांकि को पकड़ लिया गया है, माल कल्याणपुर से सामने निकल कर आई है, जहां पहली बार गांव में मुकदमा दर्ज हुआ है और आजादी के बाद से अब तक गांव में ऐसा कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। ना तो कोई गांव में लड़ाई थी, ना ही गांव में कोई झगड़ा। जो कुछ होता था वो गांव वाले आपस में ही बैठ कर निपटा लिया करते थे। लेकिन ये पहली बार गांव में देखने को मिला है, जिसको लेकर अब रामपुर कप्तान की ओर से ये कहा गया है कि इस पर कार्रवाई करा दी गई है और माल भी चोरी का जो है वो बरामद करा दिया गया है। कैमरा सहयोग के साथ विशाल सक्सेना, 24/7 रामपुर। तो आज़ादी के बाद पहली बार इस गांव में चोरी हुई। इस गांव को एक ऐसा तगमा मिला हुआ था कि यहाँ पर क्राइम शून्य है, लेकिन जैसे चोरी की वारदात हुई उसके बाद गांव वालों में भी दहशत है। ये गांव मिसाल था, जब भी कहीं पर क्राइम हो तो इस गांव की मिसाल दी जाती थी, इस गांव का जिक्र होता था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर भी ये घटना हुई है उसके बाद तमाम सवाल उठने लगे। कानून व्यवस्था के नाम पर जिस गांव की मिसाल दी जाती थी, उसी गांव में चोरी का एक मुकदमा दर्ज हुआ तो लोगों के लिए काफी चौंकाने वाला है। आगे बढ़ते हैं। बहराइच जिले के महसी क्षेत्र में लगभग 32 गांव 2 नरभक्षी भेड़ियों के आतंक से परेशान हैं। कई मासूमों को नरभक्षी अपना निवाला बना चुके हैं। बता दें कि बीते दिनों भेड़िए के हमले से हुई मौत की संख्या 10 हो गई है, जिनमें ज्यादातर बच्चे और कुछ महिलाएं हैं। इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम का सर्च अभियान लगातार जारी है। वन विभाग के साथ एक्सपर्ट्स की टीमें पूरे इलाके की छानबीन कर रही हैं। साथ ही शूटरों की टीम भी भेड़ियों को घाघरा नदी के पास घेरने की कोशिश कर रही है। कहना हमारे तरफ से तो कहना यही है कि मतलब पकड़ा जाए, इससे भेड़िया पकड़ा जाए। आ जाता है, कल आता है, ये अच्छा नहीं लगता। हमेशा रोज ये कभी उनके घर घुस गया, कभी उनके घर घुस गया, शिकार हो पाता नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट इतनी है कि मतलब उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए, नहीं तो कहीं बिटिया यहाँ लागे पास में हमारी अम्मा सोत रहन सब पूछा कि अम्मा बिटिया है कहीं ना है रोवे लागन की तो वतन की बिटिया लेगा रोवे पीटे लागन। गाँव और घर के आदमी इकट्ठा हुए, पास में मामा रहते हैं, वही इकट्ठा हुए, यहाँ लागा गाना मिली हमारी बेटी। फिर कैमरा आया, इसलिए ओके
वजह से हमारी बेटी मिली हुई थी। पूरी रात जागते हैं यहाँ पे, भेड़िया आता है, रात को आते हैं और बारी बारी करके हम लोग जागते हैं, 5-5 आदमी करके। इससे तो बड़ी परेशानी हो रही है, बच्चों को परेशानी ज्यादा है, उनको बचाना पड़ता है, रात को देखना पड़ता है, बचाते हैं हम लोग, जागते हैं रात को। ये जब चाल पकड़ लिए हैं तो हाथ तो खाली नहीं है, हाथ तो हमारा जो है सही दिशा में काम कर रहा था। बाकी बचे 2 हैं, जितनी संख्या कम होती है ढूंढना उतना कठिन होता है और पकड़ना भी उतना कठिन होता है। तो यही वजह से है कि थोड़ा सा समस्या रही है, लेकिन हम पकड़ेंगे, जरूर पकड़ना ही है, पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चों को उठा रहे हैं, घायल भी कर रहे हैं, तो पकड़ेंगे। तो भेड़ियों का आतंक लगातार बरकरार है। ये कई दिनों से इस तरीके की वारदात हो रही है। नरभक्षी ये भेड़िए बन चुके हैं। 50वें दिन भी वन विभाग का सर्च ऑपरेशन यहां पर जारी है। लगातार भेड़ियों की दहशत है। 17 जुलाई से यहां पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई सफलता हाथ नहीं लगी। आखिर कब तक इन नरभक्षों का खात्मा होगा, सवाल ये है। इस सर्च अभियान में कोई सफलता नहीं मिली। महसी क्षेत्र के 32 गांव में 2 नरभक्षी भेड़ियों का इतना आतंक है कि लोग डर के साए में जी रहे हैं। घरों के अंदर कैद हैं। छोटे बच्चों और महिलाओं को ज़्यादातर ये नरभक्षी भेड़िए शिकार बना रहे हैं। यही वजह है कि 50 दिनों से पूरा माहौल दहशत वाला इस गांव में बना हुआ है। 17 जुलाई से वन विभाग की टीमें ड्रोन के माध्यम से सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली है। नरभक्षियों भेड़ियों का इतना आतंक है कि कई लोग यहां पर घायल हो चुके हैं। अधिक जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता अखिलेश श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अखिलेश, यहाँ पर जो नरभक्षी भेड़ियों का आतंक है, मौजूदा क्या स्थिति बनी हुई है और जो ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है उसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? जी आपको बता दें कि महराज के महासी इलाके में नरभक्षी भेड़ियों का आतंक जारी है। लगातार ये भेड़िए 50 दिन से अपना निवाला बच्चों को बना रहे हैं। इसमें अभी तक आपको बता दें कि 10 मासूम बच्चों की जान गई है और 50 लोगों को घायल किया गया है। जी, जो यहाँ पर सर्च ऑपरेशन है अखिलेश, उसको लेकर क्या कुछ यहाँ पर कहना है, उसमें क्या सफलता मिल पा रही है, किस तरीके से इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है? जी आपको बता दें कि वन विभाग इसमें ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी कर रहा है। इसके बाद भी ये नरभक्षी भेड़िया इतना चतुर है कि लगभग ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अखिलेश जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में इन दिनों जंगली जानवरों के हमले लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहराइच के बाद अब लखीमपुर खीरी में भी ग्रामीण वन्य जीवों के हमले की वजह से डर के साए में जीने को मजबूर हैं। अगस्त के महीने में दक्षिण वन प्रभाग के इमलिया गांव में बाघ ने खेत में काम कर रहे किसान पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। किसान की मौत का जख्म ग्रामीणों में अभी भरा भी नहीं कि अब गांव में सियार और भेड़ियों ने अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया। बीते दिन मितौली क्षेत्र के कुसमी गांव में सियार ने 24 घंटे के अंदर 5 लोगों पर हमला किया, जिसमें 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए। अब बाघ और सियार की दस्तक ने जिला प्रशासन की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। हमारा ये इमलिया वाले बाघ को हम लोग स्ट्रे एनिमल मान रहे हैं, क्योंकि जंगल से थोड़ी दूरी पे है और इसी एरिया पे हम लोग लोकेट कर लिए हैं कि यहाँ पे, तो इसलिए जो है इसको पकड़ना ज़रूरी हो गया है। तो इसके लिए हम ट्रैंकुलाइजेशन का भी परमिशन ले लिए हैं और हमारे डॉक्टर और पूरे स्टाफ की टीम वहाँ पहुँची हुई है और लगातार बनी हुई है। आज सुबह से भी मैं भी बिल्कुल सुबह से ही वहीं पे ही था। तो हम लोगों को उम्मीद है कि जल्दी अपने टीम के साथ जो है टाइगर को रेस्क्यू करने में कामयाब होंगे। तो पहले बाघ और अब सियार, यानी कि गांव वालों की दहशत और मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। बाघ के बाद अब गांव में सियार और भेड़ियों का आतंक है। अभी कुछ दिनों पहले बाघ ने यहाँ पर एक किसान को अपना निवाला बनाया था, उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद गाँव वालों में पूरी तरीके से दहशत का माहौल था। लेकिन अब सियार और भेड़ियों की जिस तरीके से यहाँ पर दस्तक हुई है, उसके बाद ये मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गई हैं। लोगों की रात की नींदें गायब हैं।
डर के साए में जीने को मजबूर हैं। यहाँ पर प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती है। और इस वक्त उत्तर प्रदेश से आपको बड़ी खबर बता दें, शिक्षकों की भर्ती विवाद से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। ये बड़ा अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का आदेश आया था उस पर रोक लगा दी। सामान्य वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों की याचिका पर यह सुनवाई हुई, जिसमें हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हमने हाई कोर्ट का फैसला देखा है, सीजीआई ने कहा, हमने हाई कोर्ट का फैसला देखा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। 23 सितंबर को मामले में अगली सुनवाई होगी। तो हाईकोर्ट ने नए सिरे से लिस्ट बनाने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में लिखित दलीलें मांगी। फैसले की स्टडी के लिए वक्त चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। सामान्य वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों की याचिका पर यह सुनवाई हुई, जिसके बाद हाई कोर्ट के आदेश पर एससी ने रोक लगा दी। हमने हाई कोर्ट का फैसला देखा है, सीजीआई ने कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। 23 सितंबर को मामले में अगली सुनवाई होगी, यानी कि महत्वपूर्ण है 23 सितंबर का दिन, जब मामले में अगली सुनवाई होगी। ये देखना होगा कि क्या इसमें सुनवाई होती है। हमारे संवाददाता राशिद आरिफ लखनऊ से लाइव हमारे साथ हैं। राशिद, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से एससी ने इस पर रोक लगा दी है हाईकोर्ट के फैसले पर, अब क्या कुछ आगे होगा? नहीं, देखिए रवि, आपको बता दूं कि जब 1 अगस्त को हाईकोर्ट ने जब ये फैसला दिया था कि उत्तर प्रदेश सरकार को कि नई चयन सूची बना के कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक में से 6800 शिक्षक जो है उनको ओबीसी कोटे में फिर से चयनित किया जाए, तो लगातार देखिए एचएनएन इस खबर को दिखा रहा था और ये आशंका भी जता रहा था कि कहीं ना कहीं ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और फंस जाएगा। वहीं 69,000 शिक्षक की अगर बात की जाए, ये लगातार 69,000 शिक्षक में 6800 अभ्यर्थी जो है उसी दिन से प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। उनको भी ये लग रहा था, क्योंकि सरकार ये बार बार कह रही थी कि हम बीच का रास्ता निकालेंगे, मीटिंग कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये उन लोगों को, शिक्षकों को भी लग गया था कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट मामला गया तो फंस जाएगा। एचएनएन लगातार जब से 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला आया अपने चैनल पे प्रमुखता से दिखाते चला गया। हाईकोर्ट का जब फैसला आया उसके बाद में भी एचएनएन ने लगातार प्रमुखता से ये खबर उठाई थी कि अगर जल्द से जल्द इन शिक्षकों का कोई ना कोई निवारण नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं ये मामला फंस सकता है। वहीं आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में आज एक बड़ा जो है वो फैसला, एक तरह से फैसला कह दीजिए कि आया है कि उन जो ठीक है राशिद, आपने कहा कि एक बड़ा फैसला आया है और सबसे महत्वपूर्ण है कि 23 तारीख का इंतजार रहेगा जिस दिन अगली सुनवाई होगी। न्यूज स्पेशल में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें, देखते रहें चैनल 24/7।